नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरलम में कांग्रेस और वामपंथी दलों पर तीखा हमला। कहा, राजनीतिक फायदे के लिए खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीयों की जान को जोखिम में डाल रही कांग्रेस। पीएम ने कहा, एलडीएफ यूडीएफ ने दशकों तक केरलम को लूटा। असम में गरजे अमित शाह। कहा, घुसपैठ रोकना ही काफी नहीं, हर अवैध प्रवासी को भेजना होगा वापस। असम में भी यूसीसी लागू करने का किया वादा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 गारंटियों का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 284 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। तमिलनाडु में डीएमके का घोषणा पत्र और टीवीके की सूची जारी। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, ऊर्जा संकट का भारत डटकर कर रहा है मुकाबला। जताया विश्वास। कहा, एकजुट रहकर इस कठिन चुनौती से पूरी तरह से निकल आएंगे बाहर। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश में घरेलू ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी के तेल यानी केरोसिन का अस्थायी रूप से होगा वितरण। सरकार ने जारी की अधिसूचना। और पश्चिम एशिया के संघर्षरत क्षेत्र में 3,500 मरीन सैनिक लेकर पहुंचा अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली। ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राज्यों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केरलम के पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित किया। 9 अप्रैल को राज्य में 140 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया। पीएम मोदी ने राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर किसानों की समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरलम के मतदाता एलडीएफ और यूडीएफ के कुशासन से परेशान हैं और उन्होंने दावा किया है कि लोगों का रुझान भाजपा एनडीए नेतृत्व के पक्ष में है। प्रधानमंत्री ने त्रिशूर में रोड शो भी किया, जिसमें लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। पलक्कड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा ने केरलम में बीजेपी के उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद को जगाया। उन्होंने मंच से ही राज्य के किसानों की दुर्दशा का जिक्र किया और धान की पैदावार करने वाले धरती पुत्रों को उचित मूल्य न मिलने पर एलडीएफ की सरकार को घेरा। पीएम मोदी ने राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर किसानों की समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया और कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट को एक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल भाजपा को बी टीम कहते हैं, जबकि असल में ये अन्य राज्यों में एक साथ गठबंधन किए बैठे हैं। चुनाव में पर्दे के पीछे कौन किसकी बी टीम है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पूरे देश में एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, आंध्र प्रदेश से लेकर मणिपुर, त्रिपुरा, असम तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गठबंधन होता है। इंडिया लाइन पे सब साथ में है। दिल्ली में सरकार साथ में चलाई थी, तमिलनाडु में भी ये दोनों एक साथ अलायंस में है। लेकिन यहां केरलम में कांग्रेस और लेफ्ट वाले एक दूसरे को झूठी गाली देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में पलायन और सरकारी कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान न किए जाने को लेकर भी एलडीएफ सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केरलम की तरह ही कांग्रेस शासित राज्यों में भी यही स्थिति है। कांग्रेस और लेफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये जहां सत्ता में आते हैं वहां सब चौपट करके ही जाते हैं।
बंगाल में लेफ्ट ने क्या किया, ये पूरा देश जानता है। त्रिपुरा में लेफ्ट ने क्या किया, पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने देश भर में क्या किया, ये भी सबने देखा है। विकास के ज्यादातर काम रुक गए हैं। हिमाचल प्रदेश भी अब आर्थिक संकट में है। यही कांग्रेस का गवर्नेंस मॉडल है। पीएम मोदी ने राज्य सरकार पर केंद्रीय निधियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह केरलम की जनता का पैसा था जिसे लूट लिया गया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि दोनों मोर्चे भाजपा के उदय से भयभीत हैं और कहा कि उनके गलत काम उजागर हो जाएंगे। विकास का वादा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार लूटे गए धन को वापस लाएगी और केरलम में विकास को गति देगी। पीएम मोदी ने यह दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन केरलम में अगली सरकार बनाएगा, जिसका समर्थन रोड शो के दौरान भारी संख्या में मौजूद त्रिशूर की जनता ने किया। यहाँ का जनसैलाब पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ पलक्कड़ से धीरज और त्रिशूर से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज केरलम। और उधर असम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी साफ तौर पर सुनाई दे रही है और इसके दूरगामी परिणाम भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। असम विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनितपुर और नलबाड़ी में भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने असम में अवैध घुसपैठियों के प्रवाह को रोक दिया है और आने वाले 5 वर्षों में उन्हें देश से बाहर करने का संकल्प लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में असम में अव्यवस्था और हिंसा फैली हुई थी। अमित शाह ने पूर्वोत्तर में दशकों तक चले हिंसक आंदोलनों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा असम में शांति बहाल कर सकती है तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ऐसा क्यों नहीं किया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में फैली कानूनी अव्यवस्था के कारण ही सैकड़ों युवाओं को जान गंवानी पड़ी थी। एक घुसपैठिए हमारे असम की युवाओं की नौकरी खाए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए हमारे असम के गरीब का अनाज चावल खाए जा रहे हैं। इनका ये भूमि पर कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी बोडो के साथ, बोडोलैंड के युवाओं के साथ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ समझौता कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर? क्योंकि आपकी पॉलिसी थी, आपकी नीति थी, झगड़ा कराओ और राज करो। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने देश में एसआईआर का विरोध करने को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए राष्ट्र की सुरक्षा कभी मुद्दा नहीं थी। उन्होंने असम में यूसीसी लागू करने का वादा भी किया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी असम के जोनाई में जनता के सामने भाजपा की हैट्रिक जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में असम में केवल हिंसा और संघर्ष थे, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में राज्य में विकास और शांति आई है। असम में पूरी तरह से भाजपा की सरकार के प्रति जनता में जो विश्वास दिख रहा है और माता बहनों जिस प्रकार से सहभागी बन रही हैं, वो स्पष्ट संदेश दे रहा है कि लगातार तीसरी बार असम में कमल खिलेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने असम के कायाकल्प के लिए अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को नकद सहायता, स्वास्थ्य कवर और भूमि अधिकारों की गारंटी देने का वादा किया है। आज भाजपा और उनके सहयोगी दल आसाम के शासन को भ्रष्ट कर दिए। अरे डबल इंजन की सरकार, ये डबल लूट क्यों?
इस बीच असम में भाजपा और कांग्रेस में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर केवल धर्म आधारित बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस के शासनकाल में घुसपैठ और भ्रष्टाचार का मुद्दा जोरदार अंदाज में उठाया है। कांग्रेस और भाजपा के अलावा AIUDF जैसी पार्टियां भी चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस ने 284 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस सूची में कई प्रमुख शहरों को मैदान में उतारकर पार्टी ने चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी को टिकट मिलने के बाद यहां सियासी हलचल तेज हो गई है। उनके मैदान में उतरने से मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस पर भी दबाव बढ़ा है। इस बीच मुर्शिदाबाद की एक रैली में अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के इस फैसले को भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला बताया। सूची में खोखन मियां, रोहित सिंह सिसोदिया और माधव राय जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। पार्टी ने पहाड़ी और SC/ST सीटों पर भी संतुलित रणनीति अपनाई है। कांग्रेस की इस घोषणा से राज्य में चुनावी मुकाबला और तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे के दौरान तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर दंगे कराने और लोकतांत्रिक अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। वहीं खुद को सत्ता से वंचित किए जाने की बात कहते हुए जनता से वोट के जरिए जवाब देने की अपील की। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 84 BDO भी शामिल है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मुख्यमंत्री का बयान विक्टिम कार्ड की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिस पर भाजपा पहले भी सवाल उठाती रही है। और चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कुल 184 अधिकारियों का तबादला कर दिया। राज्य पुलिस के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर मिलाकर 153 अधिकारी और कोलकाता पुलिस के 31 सब इंस्पेक्टरों के नाम तबादला सूची में शामिल हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एक और प्रशासनिक फेरबदल के तहत चुनाव आयोग ने विभिन्न जिलों में कार्यरत 83 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के तबादले के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इस आदेश के तहत कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बीरभूम समेत कई अन्य जिलों में ये फेरबदल लागू होगा। निर्वाचन आयोग के नियमों ने उनके अनुसार चुनाव प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का असर ना पड़े, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनात रखने के बाद बदलने की आवश्यकता होती है। इसी कारण कई महत्वपूर्ण ब्लॉकों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, जिनमें से कई अपेक्षाकृत कम समय में उन क्षेत्रों में कार्यरत थे और इस फेरबदल को चुनावी तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक स्तर पर चुनाव संचालन की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। राज्य प्रशासन के एक वर्ग का मानना है कि इतने बड़े स्तर पर BDO और ARO के तबादले चुनावी तैयारियों का ही हिस्सा है। खासकर ब्लॉक स्तर पर ही चुनाव संचालन की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए वहां निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्ति पर आयोग विशेष ध्यान दे रहा है। वहीं आयोग के इस निर्देश को लागू करने के लिए आवश्यक कदम पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संबंधित अधिकारियों को जल्द ही नए पदों पर कार्यभार संभालने का निर्देश दिया जा सकता है। चुनाव से पहले और भी प्रशासनिक फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। झंडे, बैनर, पोस्टर और लाउड स्पीकरों का शोर चुनावी माहौल की आम पहचान है, लेकिन इस बार पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रचार का तरीका पूरी तरह से अलग नजर आ रहा है, जहां सख्त कानून और हाईटेक निगरानी के साथ चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए द पुदुचेरी ओपन प्लेसेस प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट 2000 को सख्ती से लागू किया गया है। इस कानून के तहत सरकारी और निजी संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर या पेंट के जरिए प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना या जेल दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए यहां सुरक्षा बलों की 45 कंपनियों को लगाया गया है। बिना परमिशन लेके किसी भी
बैनर्स और पोस्टर्स पब्लिक प्लेसेस को डिसफिगर नहीं कर सकते हैं। सो उस चुनाव को हम इस इलेक्शन में ठीक से हम यूज़ किया है। 10,000 के ऊपर डिसफिगरमेंट को हम रिमूव किया है विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस। चुनाव आयोग ने इस बार निगरानी को और मजबूत करते हुए हर मतदान केंद्र पर ड्रोन तैनात करने का फैसला किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने कहा कि पुदुचेरी में पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। इसके चलते राज्य में अब तक 4.7 करोड़ रुपए की जब्ती हो चुकी है। इसके अलावा अराजक तत्वों पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। कैश फॉर वोट्स का टेंडेंसीज को कर्ब करने के लिए इस बार हम एविडेंस बेस्ड एक्शन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम इस बार 30 ड्रोन्स डिप्लॉय करने के लिए फॉर 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी डिप्लॉय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा सीजर्स अलग अलग कैटेगरी में है। अभी पूरा बताएंगे तो 4.7 करोड़ वर्थ ऑफ सीजर्स अभी इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद हम किया है। पुदुचेरी की भी सभी 30 सीटों पर कुल 294 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा। राजनीतिक तौर पर पुदुचेरी में इस बार का मुकाबला दिलचस्प है। जहां एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस, डीएमके और अन्य दल कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दलों की सक्रियता मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। सख्त कानून, तकनीकी निगरानी और बहुकोणीय मुकाबले के बीच पुदुचेरी में लोकतंत्र का ये महापर्व इस बार नई मिसाल कायम करने की ओर बढ़ता दिख रहा है। डीडी न्यूज के लिए पुदुचेरी से विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। और उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। विजय ने खुद चेन्नई के पेरम्बूर सहित 2 सीट से पहली बार चुनाव लड़ने की घोषणा की। इन दोनों सीट को सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम का गढ़ माना जाता है। विजय चेन्नई के पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। द्रमुक ने पेरम्बूर से आरडी शेखर को मैदान में उतारा है और तिरुचिरापल्ली पूर्व में इनको इरुथया राज को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। अन्ना द्रमुक को छोड़ इस साल की शुरुआत में टीवीके में शामिल हुए पूर्व मंत्री कृष्णन को लालगुडी से मैदान में उतारा गया है। उम्मीदवारों में द्रमुक और अन्ना द्रमुक के कुछ पूर्व नेता भी शामिल हैं, जो बाद के दिनों में टीवीके में शामिल हो गए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने डीएमके का चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें महिलाओं को 2,000 रुपए मासिक सहायता, पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपए करने और मुफ्त बिजली जारी रखने का वादा किया गया है। इसके अलावा 10 लाख घर बनाने, छात्रों को लैपटॉप देने और स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आय की सीमा बढ़ाकर सालाना 5 लाख रुपए तक कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसका कवरेज बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। डीएमके के मैनिफेस्टो के मुताबिक राज्य सरकार न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी। इससे 8वें वेतन आयोग के लाभों को लागू किया जा सकेगा। उत्तराखंड दौरे पर नैनीताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए को बड़ी सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि 5 प्रदेशों में होने वाले चुनाव में अप्रत्याशित चुनाव परिणाम देखने को मिलेंगे। चाहे चुनाव बंगाल का हो, चाहे आसाम का हो, चाहे केरल का हो, बिहार में जिस प्रकार से लोग कहते थे कि सरकार नहीं बनेगी होगा, लेकिन ले आए 202 सीट। तो उसी प्रकार से अनएक्सपेक्टेड हम लोगों का रिजल्ट बंगाल में भी होगा, असम में भी होगा, केरल में भी होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया पूर्व में चल रहे भीषण युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट पर बात की। उन्होंने खाड़ी देशों में रह रहे 1 करोड़ से अधिक भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और मदद के लिए खाड़ी देशों का आभार भी जताया। साथ ही राष्ट्रीय हित के इस संवेदनशील मुद्दे पर स्वार्थ की राजनीति न करने और अफवाहों से बचने की अपील भी की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया को प्रगति की राह पर लौटना था, लेकिन लगातार युद्धों ने वैश्विक हालात को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। उन्होंने खाड़ी देशों में काम कर रहे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए हर संभव मदद के लिए इन देशों का विशेष आभार जताया। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी, लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। वर्तमान में हमारे पड़ोस में 1 माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्र के बड़े ऊर्जा केंद्र होने के कारण दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के संभावित संकट पर भी प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत के बढ़ते सामर्थ्य और मजबूत वैश्विक संबंधों के कारण देश इस चुनौती का डटकर मुकाबला कर रहा है। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किसी भी प्रकार की अफवाहों के बहकावे में न आने की अपील की है। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है, उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिल करके इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि संकट के इस समय में नागरिक केवल सरकार द्वारा दी जा रही आधिकारिक और प्रामाणिक जानकारी पर ही भरोसा करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के कोने कोने में हो रहे प्रेरणादायक प्रयासों को देशवासियों के सामने रखा। और इस बार उन्होंने युवाओं की भागीदारी से लेकर शिक्षा में नवाचार, जल संरक्षण की अनोखी पहलों से लेकर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही महिला मछुआरों तक ऐसे कई उदाहरणों का जिक्र किया जो नए भारत की बदलती तस्वीर को दिखाते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में अनोखी पहल और प्रयासों का विशेष उल्लेख करते हैं, जिससे कि देशवासी भी इसके बारे में जानें और फायदा उठाएं। पीएम ने युवा शक्ति को अलग अलग गतिविधियों से जोड़ने के लिए माई भारत संगठन के प्रयासों का जिक्र किया। हाल ही में माई भारत द्वारा बजट फेस्ट का आयोजन किया गया। इसका मकसद था देश भर के युवाओं को बजट प्रक्रिया और नीति निर्माण से जोड़ना। इससे जुड़ी क्विज में देश भर से करीब 12 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया। क्विज के बाद करीब 1,60,000 प्रतिभागियों को निबंध प्रतियोगिता के लिए चुना गया। मुझे इनमें से कुछ निबंध पढ़ने का अवसर भी मिला। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च द्वारा चलाई जा रही शिक्षा की अनोखी पहल पर भी बात की। यहाँ एक टीम प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च चला रही है। इस टीम का रिसर्च प्रोजेक्ट पर विशेष फोकस है। यह टीम स्कूल लेवल पर साइंस एजुकेशन को लोकप्रिय बनाने में जुटी है। उन्होंने अन्वेषण नाम का एक प्रयोग किया है। इसके जरिए 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन करने का मौका मिलता है।
छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा अपने खेतों में छोटे छोटे रिचार्ज तालाब और तेलंगाना के मंचेरियाल जिले के मुधिगुंटा गांव सोकपिट वाटर कंजर्वेशन की पहल से पीएम मोदी बहुत ही प्रभावित हुए और इसे ग्राउंड वाटर को बेहतर बनाने के लिए एक कारगर और प्रभावशाली कदम करार दिया। यहाँ के किसानों ने अपने खेतों में छोटे छोटे रिचार्ज तालाब और सोखता गड्ढे बनाए, जिससे बारिश का पानी खेतों में ही रुकने लगा और धीरे धीरे वह जमीन के अंदर जाने लगा। आज इस क्षेत्र के 1200 से अधिक किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं और गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत बेहतर हो गया है। इसी तरह तेलंगाना के मंचेरियाल जिले के मुधिगुंटा गांव में भी लोगों ने मिलकर पानी की समस्या दूर की है। गांव के 400 परिवारों ने अपने घरों में सॉकपिट बनाया और वाटर कंजर्वेशन का जन आंदोलन बना दिया। इससे गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में मछुआरे भाई बहन सिर्फ समुद्र के योद्धा नहीं हैं, बल्कि वो आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत नींव हैं। ओडिशा के संबलपुर की सुजाता भुयान एक गृहिणी थी, लेकिन वो कुछ नया करके अपने परिवार की मदद करना चाहती थीं। इसलिए कुछ वर्ष पहले उन्होंने हीराकुंड रिसर्वाइवर में फिश फार्मिंग शुरू की। केवल 2-3 वर्ष के भीतर उन्होंने अपने प्रयास को एक फलते फूलते बिजनेस में बदल दिया। साथ ही पीएम ने लक्षद्वीप में मिनी कॉय के हाववा गुलजार की कहानी और माता बहनों की अद्भुत संकल्प शक्ति का उल्लेख किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश की समृद्ध परंपरा, संस्कृति और जनभागीदारी से जुड़ी कई प्रेरणादायक पहलों को साझा किया। उन्होंने ज्ञान भारतम सर्वे और ऐप के माध्यम से पांडुलिपियों के संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही पीएम ने नागालैंड की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, त्रिपुरा की वांगमुन गांव में जल संरक्षण और पूर्वोत्तर में सौर ऊर्जा से जुड़ी पहल को भी उदाहरण के तौर पर पेश किया। पीएम ने देशवासियों से ऐसी पहलों को साझा करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में अक्सर परंपरा, ज्ञान और संस्कृति से जुड़ी पहलों को प्रोत्साहित करते हैं और विशेष रूप से उनका उल्लेख करते हैं ताकि देशवासी भी इनके बारे में जान सकें। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड में ज्ञान भारतम सर्वे और इसे जुड़ने के लिए ज्ञान भारतम ऐप का जिक्र किया। इस पहल का मकसद देश भर में मौजूद पांडुलिपियों के बारे में जानकारी जमा करना है। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई के चा नंती सिंह लोआंग जी ने ताई लिपि में पांडुलिपियां साझा की हैं। अमृतसर के भाई अमित सिंह राणा ने गुरुमुखी लिपि में पांडुलिपि शेयर की है। यह हमारी महान सिख परंपरा और पंजाबी भाषा से जुड़ी लिपि है। कुछ संस्थाओं ने पाम लीफ यानी ताड़ के पत्तों पर लिखी मैन्युस्क्रिप्ट दी है। राजस्थान के अभय जैन ग्रंथालय ने कॉपर प्लेट्स पर लिखी बहुत पुरानी पांडुलिपियां शेयर की हैं। वहीं लद्दाख की हेमिस मॉनेस्ट्री ने तिब्बती में बहुमूल्य पांडुलिपियों के बारे में जानकारी दी है। पीएम मोदी ने नागा समुदाय द्वारा शिक्षा के माध्यम से अतीत को संरक्षित करने और भविष्य को तैयार करने की कोशिश की सराहना भी की। नागा ट्राइब्स में मोरुंग लर्निंग की एक पारंपरिक व्यवस्था थी। इसमें बुजुर्ग लोग अपने अनुभवों से युवाओं को पारंपरिक ज्ञान, इतिहास और लाइफ स्किल्स के बारे में बताते थे। समय के साथ यह सिस्टम अब मोरुंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में बदल गया है। इसके माध्यम से बच्चों में गणित और विज्ञान जैसे विषयों में रुचि पैदा की जाती है। पीएम ने त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ियों पर 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बसा वांगमुन गांव और पानी संकट और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पहल की भी प्रशंसा की। त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ियों में बसा वांगमुन गांव 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ये गांव पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहा था। गांव के लोगों ने बारिश की हर बूंद को सहेजने का निर्णय किया। आज वांगमुन गांव के लगभग हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित हो गया है। जो गांव कभी पानी की कमी से जूझ रहा था, वो जल संरक्षण की एक प्रेरक मिसाल बन गया है।
पीएम मोदी ने नागालैंड के चुजामी गांव की महिलाओं की 150 से अधिक वैरायटी के पारंपरिक बीजों को सुरक्षित प्रेरक प्रयास की सराहना की। साथ ही पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के लोगों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मिलने वाले फायदे की भी बात की। पीएम ने कहा कि त्रिपुरा में रियांग जनजाति के कई गांव ऐसे थे जहां बिजली की समस्या थी। अब सोलर मिनी ग्रिड के माध्यम से वहां के घरों में रोशनी रहती है और गांव का सामाजिक जीवन भी बदल गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ खेलों और फिटनेस के प्रति बढ़ते उत्साह पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत की T20 विश्व कप जीत और 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत पर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश में हाफ मैराथन और स्क्वैश जैसे खेलों में युवाओं और नारी शक्ति के बढ़ते दबदबे की सराहना की। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिक्र करते हुए देशवासियों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और चीनी और तेल का इस्तेमाल कम करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में क्रिकेट के मैदान में देश को मिली शानदार सफलताओं का जिक्र किया। T20 विश्व कप की ऐतिहासिक जीत के बाद देश में छाई खुशी की लहर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम द्वारा 7 दशक के लंबे इंतजार के बाद अपना पहला रणजी खिताब जीतने पर बधाई दी। उन्होंने टीम के कप्तान पारस डोगरा और युवा गेंदबाज आकिब नबी के शानदार खेल की तारीफ करते हुए कहा कि इस जीत से जम्मू कश्मीर के युवाओं में खेलों के प्रति नया उत्साह पैदा हुआ है। तो देश में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी टीम की शानदार सफलता पर हम सभी को बहुत गर्व है। पिछले महीने के आखिर में कर्नाटका के हुबली में एक बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को मिला। सबसे खुशी की बात है कि करीब 7 दशकों के लंबे इंतजार के बाद इस टीम ने अपना पहला रणजी खिताब हासिल किया। खेलों के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा। उन्होंने एथलीट गुलवीर सिंह द्वारा न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में पदक जीतने और 17 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह की अंतर्राष्ट्रीय सफलता को देश के लिए गर्व का विषय बताया। पीएम मोदी ने महिला दिवस के अवसर पर आयोजित अस्मिता एथलेटिक्स लीग में 2 लाख से अधिक बेटियों की भागीदारी की भी जमकर सराहना की। उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली एथलीट गुलवीर सिंह ने ऐसे ही एक खेल में कमाल कर दिखाया है। उन्होंने कुछ ही हफ्ते पहले न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में 3रा स्थान हासिल कर इतिहास रच डाला। स्क्वैश खिलाड़ी बेटी अनाहत सिंह ने स्क्वैश ऑन फायर ओपन का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने ये सफलता हासिल की। ये देखकर अच्छा लगता है कि भारत की नारी शक्ति देश में हो रहे स्पोर्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री ने फिटनेस और स्वास्थ्य पर बल देते हुए दुनिया भर में योग के प्रति बढ़ते आकर्षण का जिक्र किया और अफ्रीका के जिबूती में योग सिखा रहे अलमिस के प्रयासों को सराहा। इसके साथ ही मोटापे और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम क्रिएटर युवराज दुआ का उदाहरण देते हुए आम जनता से अपनी डाइट में चीनी और खाने के तेल की मात्रा में कटौती करने की अपील की। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम के डिब्रूगढ़ में आम लोगों के साथ मन की बात का 132वां संस्करण सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न विषयों पर बात की, क्षेत्रों और समाज से जुड़े विभिन्न व्यक्तिगत प्रयासों को सराहा। साथ ही वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां हैं उस पर स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि देश में सामान्य स्थिति है। प्रधानमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी हर जरूरतों की चिंता कर रही है। जी का पूरा संवाद विभिन्न विषयों को लेकर होता है। क्षेत्र और समाज से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तिगत प्रयासों को हमेशा उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है और वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां हैं उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से जो कहा है कि आज देश पूरी तरह से सामान्य स्थिति में है और लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सरकार उनके हर चीजों की जरूरतों की चिंता कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 132वीं कड़ी सुनी। सीएम ने इसे राष्ट्र
निर्माण के लिए प्रेरणादायी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम देश भर में हो रहे सकारात्मक नवाचारों और जन भागीदारी को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करता है, जिससे समाज में नई ऊर्जा का संचार होता है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कोरिया जिले के जल संरक्षण मॉडल की सराहना की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये पहल, जिसमें किसानों ने अपने खेतों में रिचार्ज तालाब और सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया, अब भूजल स्तर में सुधार की मिसाल बन चुकी है। ये आवा पानी झोंकी जैसे अभिनव मॉडल के माध्यम से किया गया प्रयास है, जो अब अन्य क्षेत्रों के लिए भी मार्गदर्शक बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं कि छत्तीसगढ़ का जिक्र आज भी उन्होंने किया है। कोरिया जिले में हमारे किसान जल संचयन को लेकर बहुत जागरूक हैं। वो अपने खेतों में छोटा छोटा तालाब का निर्माण करके और सोख्ता गड्ढा खोद के 1200 से अधिक किसान 2000 से भी ज़्यादा इस तरह का कंस्ट्रक्शन तैयार करके वहाँ पर वाटर लेवल को अच्छा किया है। वाटर लेवल वहाँ पर अच्छा हुआ है, तो इससे निश्चित रूप से हम लोगों को सीख लेना चाहिए। और आज विशेषकर बरसात के पानी का भी संचय करना चाहिए, उसकी भी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के इंदिरानगर स्थित होटल रॉयल इन पैलेस में आयोजित प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड को सुना। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों के साथ कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया एक अद्वितीय जनसंवाद मंच है, जो विश्व के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा संचालित सबसे लंबे समय तक चलने वाले प्रेरणादायी कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री के इन दौरों और उनके द्वारा किए गए उल्लेख का सकारात्मक प्रभाव राज्य के पर्यटन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि वर्तमान वर्ष में उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला है। अब तक 1.5 लाख से अधिक पर्यटक राज्य में शीतकालीन यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं और आदि कैलाश क्षेत्र में 36,700 से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे हैं। ये संख्या राज्य के पर्यटन क्षेत्र में निरंतर बढ़ती संभावनाओं को दर्शाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में तेलंगाना की कृषि छात्रा कोटला रघुवीर रेड्डी की सराहना की। रघुवीर रेड्डी ने मेरा युवा भारत पोर्टल पर आयोजित बजट क्वेस्ट प्रतियोगिता में किसान कल्याण राष्ट्र का विकास विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने उनकी समझ और सोच की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री द्वारा मिली इस सराहना पर रघुवीर रेड्डी ने खुशी और गर्व का अपना जो वक्तव्य है वो दिया है और उनका कहना है कि ये उनके लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है और इससे उन्हें आगे और बेहतर करने की ऊर्जा मिलेगी। मैं अशरावपेट एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मैं माई भारत पोर्टल में बजट क्विज में पार्टिसिपेट किया, उसमें एस्से राइटिंग को सिलेक्ट हुआ और उसमें मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में लिखा, अबाउट द फार्मर वेलफेयर एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर, हाउ टू यूज इट, उसमें मैं लिखा हूँ। उसके बारे में कल मोदी जी ने मेरा नाम मन की बात प्रोग्राम में प्रसंग किया। उसके बारे में मैं मोदी सर को, श्री नरेंद्र मोदी सर को बहुत ही धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड माइकल मैकले के साथ विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक MC14 के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी न्यूजीलैंड यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति पर भी बातचीत हुई, जिसमें कृषि, खेल सहयोग और भारतीय किसानों को कीवी व सेब की खेती का प्रशिक्षण शामिल है। WTO सुधारों पर भारत ने सदस्य आधारित व्यवस्था और पुराने वादों को पूरा करने पर जोर दिया। वहीं दोनों देशों ने वैश्विक व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाए रखने पर सहमति जताई। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने दिशा योजना के तहत टेली लॉ
पहल पर राष्ट्रीय परामर्श को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने जोर देते हुए कहा कि न्याय तक पहुंच लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने आगे कहा कि यह राष्ट्रीय परामर्श इस सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि न्याय केवल कुछ लोगों का विशेषाधिकार न होकर सभी के लिए उपलब्ध एक अधिकार हो। उपराष्ट्रपति ने टेली लॉ पहल को कानूनी सेवाओं के लोकतांत्रिकरण का एक सशक्त माध्यम बताया। इस अवसर पर विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सत्संग विहार दिल्ली और एनसीआर द्वारा विशेष धार्मिक उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की 138वीं जयंती का 37वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। 28 से 29 मार्च तक आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन अशोक विहार फेज 4 के रामलीला मैदान में किया गया। कार्यक्रम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के हजारों अनुयायी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के पहले दिन सामूहिक प्रार्थनाएं, वैदिक मंत्रोच्चार, भक्ति संगीत और कीर्तन प्रस्तुतियां हुई। इसके अलावा युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं, चित्रकला कार्यक्रम और विशेष करियर परामर्श सत्र भी आयोजित किए गए। प्रमुख आकर्षण में प्रसिद्ध वाइट बैंड द्वारा भव्य संगीत समारोह, प्रसाद सेवा का वितरण और पुरस्कार वितरण समारोह शामिल थे। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में सामुदायिक सेवा और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विशेष ध्यान दिया गया। और मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 16 मार्च के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें जजों ने विवादित परिसर का स्वयं निरीक्षण करने और 2 अप्रैल से नियमित सुनवाई करने का फैसला किया था। याचिका मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने दायर की है। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 से 26 का आयोजन 29 मार्च से 2 अप्रैल तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में हो रहा है और इस बार प्रतियोगिता में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 650 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और जो 63 स्किल श्रेणियों में अपना हुनर दिखाएंगे। इंडिया स्किल प्रतियोगिता के विजेता इस साल सितंबर में चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आज ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में सचिव देवश्री मुखर्जी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा कि विकसित भारत का रास्ता स्किलिंग से होकर जाता है। At the level of a country, what happens when you have a skilled population? You have better infrastructure, you have better services, better nurses, better caregivers, a whole range of, so your lives are better. And therefore also better incomes. And our journey to becoming a developed country where everybody has jobs that are satisfying, jobs that they take pride in, becomes that much faster. The Viksit Bharat that we dream about. Skilling is our way to Viksit Bharat. Skilling is the main road to Viksit Bharat. और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में दोपहर और शाम के दौरान हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है और इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 31 और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और बांदीपोरा गुरेज सड़क बंद कर दी गई है। श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हुई है, जबकि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में बारिश और आंधी के आसार हैं। राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक लू का असर भी जारी रह सकता है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश में घरेलू ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक ताज़ा अधिसूचना जारी करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन का वितरण अस्थायी रूप से फिर से शुरू करने का फैसला किया है, उन राज्यों में भी जहां इसे पहले चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया था। ये निर्णय बदलते वैश्विक हालात और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे असर को देखते हुए लिया गया है, ताकि आम लोगों को खाना पकाने और रोशनी के लिए ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने नियमों में ढील देते हुए चुनिंदा पेट्रोल पंपों को केरोसिन के भंडारण और वितरण की अनुमति दी है, जहां प्रति आउटलेट 5000 लीटर तक स्टॉक रखा जा सकेगा।
इसके साथ ही डीलरों और ट्रांसपोर्टरों को कुछ लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं से भी छूट दी गई है ताकि अंतिम छोर तक आपूर्ति तेजी से पहुंचाई जा सके। ये विशेष व्यवस्था 60 दिनों के लिए लागू रहेगी और देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी। पश्चिम एशिया में हो रहे ताज़ा घटनाक्रमों के बीच भारत सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों पर अद्यतन जानकारी प्रदान की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें। इसके अलावा यूरिया संयंत्रों की आपूर्ति पिछले 6 महीनों के औसत के 70 से 75% पर स्थिर है और आपूर्ति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त LNG और RLNG की व्यवस्था की जा रही है। मार्च महीने में घरेलू, वाणिज्यिक, छात्रावास, मेस और कैंटीन श्रेणियों में 2.9 लाख से अधिक कनेक्शनों का गैसीकरण किया गया। साथ ही लगभग 94,000 मीट्रिक टन कार्गो वाले 2 LPG वाहक सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरकर भारतीय तटों की ओर बढ़ रहे हैं। भारत भर में बंदरगाह संचालन सामान्य रूप से जारी है और कहीं भी किसी प्रकार की भीड़भाड़ की सूचना नहीं है। सरकार खाड़ी और पश्चिम एशिया में हो रही स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। इसके साथ ही भारतीय मिशन नागरिकों, जिनमें नाविक और छात्र भी शामिल हैं, को वीजा, काउंसलर और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। श्रीलंका ने ऊर्जा संकट में त्वरित मदद के लिए भारत का धन्यवाद दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानाइके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रीलंका की मदद के लिए भारत का आभार जताते हुए लिखा कि कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, जिसमें श्रीलंका को मध्य पूर्व के संघर्ष के कारण ईंधन आपूर्ति में आ रही रुकावटों पर चर्चा हुई थी। भारत के त्वरित सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ। कल कोलंबो में 38,000 मीट्रिक टन ईंधन पहुंचा। अपने करीबी समन्वयक के लिए मैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी धन्यवाद देता हूं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर ईरान के हमलों से खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष और भी ज्यादा तेज हो गया है। लेकिन ऐसे में अमेरिका के 3,500 मरीन सैनिक की तैनाती से इस तनाव के और फैलने की आशंका नजर आ रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि युद्धपोत USS त्रिपोली अब अपने ऑपरेशनल जोन में पहुंच चुका है और इसके साथ 3,500 मरीन सैनिक भी तैनात किए गए हैं। ये युद्धपोत कोई साधारण जहाज नहीं है, ये अमेरिका क्लास एम्फीबियस असलाट शिप है जो समुद्र से सीधे जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इस युद्धपोत पर फाइटर जेट F-35 और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे ऑस्प्रे तैनात हैं। इसके अलावा 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट भी इस मिशन का हिस्सा है जो हमले, कब्जा और बचाव के ऑपरेशनों के लिए जानी जाती है। इस बीच इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में हूती विद्रोहियों ने संघर्ष शुरू करने के बाद पहली बार इजराइल पर जोरदार हमले किए हैं। हूती विद्रोहियों ने ईरान के समर्थन से ये हमला किया है जो पश्चिम एशिया में संघर्ष को और भी जटिल बना सकता है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के दौरान खाड़ी देशों के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में UAE और बहरीन में बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए जो पिछले कई हफ्तों के सबसे बड़े हमले थे। कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रडार सिस्टम को भी गंभीर नुकसान हुआ है। इस बीच रविवार को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल और ड्रोन के बड़े हमले में अमेरिकी वायुसेना का अत्याधुनिक E-3G सेंटिनल अवॉक्स विमान के पूरी तरह नष्ट होने की खबर सामने आई है। इन हमलों ने खाड़ी देशों के अंदरूनी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है और ये युद्ध की आग को और भड़का सकता है। अमेरिका ने USS त्रिपोली को भेजकर ये संकेत दे दिया है कि वो और आक्रामक कदम की तैयारी में है, जबकि ईरान ने अपनी धमकियों और मिसाइल हमलों से स्पष्ट किया है कि वो भी इस संघर्ष में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दोनों पक्षों की कड़ी टक्कर और बढ़ते हमलों से ये निश्चित है कि इस क्षेत्र में आगामी दिनों में युद्ध और ऊर्जा संकट और भी गहरा सकते हैं। ईरान युद्ध के कूटनीतिक समाधान पर मंथन के लिए सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, DD न्यूज।
और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को काठमांडू जिला अदालत ने 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन जारी है। ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को सितंबर 2025 के जेन ज़ी आंदोलन को दबाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 76 लोगों की मौत हुई थी। अदालत ने रमेश लेखक को भी 5 दिन की हिरासत में भेजा है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण ओली ने अदालत की सुनवाई में वर्चुअली हिस्सा लिया। फिलहाल उनका इलाज त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां वे हिरासत अवधि के दौरान रहेंगे। नई बलेंद्र शाह सरकार ने हाल ही में जांच आयोग की रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इस बीच ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल देश भर में प्रदर्शन कर रही है और उनकी रिहाई की मांग कर रही है। इसी मामले से जुड़े घटनाक्रम में पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भ्रष्टाचार और हिंसा से जुड़े मामलों में कार्रवाई तेज हो गई है। नेपाल के पूर्व मंत्री दीपक खड़का को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनके घर से बरामद नकदी की जांच से जुड़ी हुई है। उस समय प्रदर्शनकारियों ने उनका घर जला दिया था और नकदी उछालते हुए वीडियो भी सामने आए थे। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इन पर 2025 के भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 76 लोगों की मौत के मामले में जिम्मेदारी तय करने की जांच चल रही है। हालांकि दोनों नेताओं ने आरोपों से इनकार कर दिया है। नई सरकार के गठन के बाद ये सख्त कार्रवाई तेज हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने पद संभाला है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने, नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्तियों की जांच कराने का ऐलान किया है। इसके साथ ही शाह सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों को खत्म करने और निजी अस्पतालों में 10% बेड मुफ्त रखने के नियम को सख्ती से लागू करने की घोषणा भी की है। सितंबर 2025 में सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ आंदोलन देशव्यापी बन गया था, जिसके बाद ओली सरकार गिर गई। अब काठमांडू में इन गिरफ्तारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि सरकार इसे न्याय की शुरुआत बता रही है। सऊदी अरब के मदीना में हज 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। हज यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की ओर से हर स्तर पर तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है। भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल खान ने रविवार को मदीना में हज के तहत की जा रही तैयारियों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय हज कार्यालय का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजदूत ने भारतीय हज यात्रियों के ठहरने के लिए चिन्हित होटलों का भी निरीक्षण किया और सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। इसके साथ ही उन्होंने मदीना रेलवे स्टेशन पर भी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जहां हज यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूत फहद सूरी और हज काउंसलर सदफ चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। दिल्ली के ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड में बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का आयोजन हुआ। रोमांचक मैच में जिंदल पैंथर ने जयपुर अचीवर्स को 9-8 से हराकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। बेहद कड़े मुकाबले के आखिर पलों में दोनों टीमें बराबरी पर थीं। हालांकि आखिरी चक्कर के अंत में जिंदल पैंथर की ओर से लोकसभा सांसद और पोलो खिलाड़ी नवीन जिंदल ने रामिरो जवालेटा के साथ मिलकर छठे चक्कर में टीम की कमान संभाली और टीम की जीत पक्की की। रामिरो जवालेटा को उनके शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। पैंथर्स के कप्तान नवीन जिंदल ने जीत के बाद अपनी खुशी जाहिर की। बस हमारे से आगे बढ़ गई थी और 8-5 से हम ट्रेल कर रहे थे जब हम आखिरी चक्कर में गए। और जो हमारा जो हुआन जेवलेटा है उसने मेरे को कहा कि हम इसको कर सकते हैं। मैं कहा चलो करते हैं, लेकिन मुझे इतना विश्वास नहीं था। मुझे लग रहा था मुश्किल है, 3 गोल लास्ट में जाके स्कोर करना, वो लोग कोई हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहेंगे। और हमें जो है फिर बाद में हमारी टीम बहुत अच्छा खेली, जिससे हमारी जीत हुई। और मैं समझता बहुत ही अच्छा मैच था, दोनों टीम्स बहुत अच्छा खेली और सभी लोग बिना किसी चोट के, बिना कोई घोड़े चोट के, सब कुछ अच्छा मैच रहा, बहुत रोमांचक मैच रहा दर्शकों के लिए। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। I appreciate very much that the polo is a contribution of India to the world sport, and I appreciate this contribution from India. And we like very much the match was a little very competitive.
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।